Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the topic non-homogeneous partial differential equation with constant coefficients. ओके क्या पढ़ना है हमने नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. सो सबसे पहले हम करेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है एंड फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन से हमें कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है. ओके. So definition of non-homogeneous partial differential equation is if the partial derivatives occurring in the partial differential equation are not of same order, then it is called non-homogeneous partial differential equation. देखिए क्या लिखा है हमने कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं अगर उन सबका ऑर्डर सेम नहीं है, नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन कर रहा है अगर उन सबका ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ, हम आइडेंटिफाई करेंगे वो होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है. ओके. कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल जेड बाई कर्ल वाई एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y. ठीक है. तो अगर हम ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये टू डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है ना. टू पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है. फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस. ठीक है. और यहाँ पे अगर आप ये पार्शियल डेरिवेटिव को देखो इसका ऑर्डर तो टू है, टू टाइम्स हमने z का डेरिवेटिव किया है. लेकिन यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर तो वन है, यहाँ पे हमने z का वन टाइम डेरिवेटिव किया है. तो हमने क्या देखना होता है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. तो यहाँ पे ऑर्डर वन है ये डेरिवेटिव का, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, टू है, सेम तो नहीं है ये. तो इट मींस ये कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अगर ऑर्डर सेम हो ना, जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं एक पीडी में अगर सबका ऑर्डर सेम हो तो ऐसे पीडी को हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. अगर ऑर्डर सेम हो, अगर ऑर्डर सेम नहीं है सभी डेरिवेटिव का इट मींस वो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो. ओके. नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल इज देखो ये 3 कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल x कर्ल y प्लस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 4y. ठीक है. अब अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव है यहाँ पे इसका ऑर्डर तो वन है और यहाँ पे टू ऑर्डर है क्योंकि हमने z का टू टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है. यहाँ पे भी ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर कितना है, टू है, बिकॉज हमने z का टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव किया है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे थ्री डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना है, टू, इसका ऑर्डर कितना है, टू, और ये डेरिवेटिव का ऑर्डर वन है, सेम तो नहीं है. अगर सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं है इट मींस वो कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आई थिंक अब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि गिवन पीडीई जो है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है. अगर सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम होता है तो वो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. अगर ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है डेरिवेटिव्स का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इट मींस वो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. ओके. अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which is curl square z over curl x square minus curl square z over curl x curl y plus curl z by curl y minus z is equal to 0. तो ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके. तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करते हैं ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है. सो देखो यहाँ पे ये पार्शियल
डेरिवेटिव आ रहा है, इसका ऑर्डर तो 1 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो हमने देखा यहीं पे, यहीं से क्लियर हो गया ना, ऑर्डर सेम नहीं है, जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं सबका ऑर्डर सेम नहीं है, डिफरेंट है, इट मींस ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, अगर राइट हैंड साइड पे 0 हो तो जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट लिया जाता है। अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन पड़ा हो, यानी पोलिनोमियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इस केस में मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो जनरल सॉल्यूशन होगा पीडी का, वो 2 टाइप के सॉल्यूशन कंटेन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, अगर यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन हो तो 2 सॉल्यूशन हमें निकालने पड़ते हैं, देन उनको ऐड करते हैं, तब हमें जाके जनरल सॉल्यूशन मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे, अगर राइट हैंड साइड पे 0 है और नॉन होमोजीनियस पीडी है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सभी टाइप्स हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो गिवन पीडी है हमें उसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है, सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम सिंबल कौन कौन से यूज करते हैं, हमने होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था, हम कर्ल ओवर कर्ल एक्स को पुट करते थे dx, ये पुट करते हैं ना, कर्ल ओवर कर्ल वाई को पुट करते हैं dy, एंड कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम नोटेशन देते थे dx स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल वाई स्क्वायर को नोटेशन देते थे हम dy स्क्वायर, और अगर मिक्स डेरिवेटिव आते थे, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई, इसको हम नोटेशन देते थे dx dy। ओके, और ये भी बताया था मैंने कि dx भी यूज कर सकते हैं, सिंपल d भी यूज कर सकते हैं कर्ल ओवर कर्ल x के लिए, dy के लिए हम d डैश यूज करते हैं। अगर dx स्क्वायर लिख रहे हो तो मैंने अभी बताया dx को d लिख सकते हो, तो ये d स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, dy को हम d डैश से अगर डिनोट कर रहे हैं तो d डैश स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स को डी से डिनोट करते हैं कभी, और कभी डी वाई को हम डी डैश से डिनोट करते हैं। तो आपके विषय आपने ये नोटेशंस यूज करनी है या फिर ये वाली नोटेशंस यूज करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास गिवन पीडी होगा उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन पीडीई, गिवन पीडी मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, गिवन पीडी इज, तो यहाँ पे कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, ये देखो कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर के लिए हमने एक कैसा नोटेशन यूज किया है, डी एक्स स्क्वायर ना, सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो भी हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म बोल रहे हैं डी एक्स स्क्वायर। जेड यहाँ पे एज इट इज रहेगा, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, बताऊंगी क्यों जेड नहीं लिखा हमने, माइनस कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स कर्ल वाई को हम क्या नोटेशन देते हैं, डी एक्स डी वाई ना, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे डी एक्स डी वाई, जेड यहाँ पे एज इट इज रहेगा, प्लस कर्ल ओवर कर्ल वाई को हम क्या पुट करते हैं, डी वाई, माइनस देखो जेड इन सबके साथ चल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये लास्ट टर्म में भी जेड है, तो यहाँ पे अगर सबसे हम जेड आउटसाइड निकाल लें तो यहाँ पे 1 लिखेंगे ना हम। ओके, तो ये बन गया सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब जब भी हम नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप होती है कि ये जो हमारे पास z का कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ पे एक फर्स्ट टाइप होती है कि ये लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर z का कोफिशिएंट जो होगा, अगर वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाता है तो हम कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं होता है तब कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जब गिवन पीडी का जो गिवन पीडी में जो z का कोफिशिएंट होगा ना, यहाँ पे अगर वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है, लीनियर फैक्टर्स वो भी किस टाइप के लीनियर फैक्टर्स बनने चाहिए, ये देखो लीनियर फैक्टर्स बनने चाहिए हमारे पास इस टाइप के, ये 2 ऑर्डर का है ना, तो 2 फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है तो 2 फैक्टर्स ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो बनेंगे नहीं। सपोज यहाँ पे इस मतलब फैक्टर अगर बन रहा है तो इस टाइप के बनने चाहिए, अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गैमा 1। ठीक है, और 2 फैक्टर्स अगर बन रहे हैं तो कैसा बन सकता है सेकंड फैक्टर, वो भी ऐसा ही बनना चाहिए, अल्फा 2 dx प्लस बीटा 2 dy प्लस गैमा 2, इस टाइप के फैक्टर्स, ये जो हमारा z का कोफिशिएंट है ना, इसके बनने चाहिए। सपोज बन गया है इसके इस टाइप के फैक्टर्स। ठीक है, सपोज बन गया है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है, इसके इस टाइप के फैक्टर्स अगर बन जाते हैं, लीनियर फैक्टर्स है ना, यहाँ पे dx dy की पावर्स 1 आ रही है,
हमें ये देखना होता है z का कोफिशिएंट लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो रहा है, हो गया तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है हमारा ये z का कोफिशिएंट, तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होगा? सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखना होता है, ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे फर्स्ट फैक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमने क्या लिखना होता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये e रेज टू पावर माइनस ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं देखो माइनस ऑफ के गैमा वन अपॉन अल्फा वन। क्या लिखना होता है, e रेज टू पावर माइनस ऑफ गैमा वन अपॉन अल्फा वन, ये लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे f1 ऑफ बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई। क्या लिखना होता है, बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया फर्स्ट फैक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, देखो ई रेस्ट पर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस ऑफ गैमा वन अपॉन अल्फा वन, गैमा वन अपॉन अल्फा वन। तो अल्फा वन यूज किया ना, वो एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो हम यहाँ एक्स रखते हैं, गैमा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स। सिमिलरली देखो सेकेंड फैक्टर जो है इसके कोरिस्पॉन्डिंग जब हम सोल्यूशन लिखेंगे सेम ऐसे लिखना है, ई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ, पहले हमने गैमा वन अपॉन अल्फा वन लिखा था, अब आप लिखोगे गैमा टू अपॉन अल्फा टू, माइनस ऑफ गैमा टू अपॉन अल्फा टू के साथ यहाँ पे डी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो यहाँ एक्स यूज करोगे, और यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ, फिर से वही बीटा वन एक्स लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई। तो ये होता है जनरल सोल्यूशन। अगर हमारा पीडीई में जो z का कोफिशिएंट होगा अगर वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जीरो भी होना चाहिए, हम इस टाइप की इक्वेशन की बात करें जहाँ पे राइट हैंड साइड पे जीरो भी होगा, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने यहाँ पे अल्फा वन ही यूज करना है। सॉल्यूशन ये भी बन सकता है, देखो सॉल्यूशन ये भी लिख सकते हैं हम, ई रेज टू पावर माइनस गैमा वन अपॉन बीटा वन भी यूज कर सकते हो, जैसे माइनस गैमा वन अपॉन बीटा वन। लेकिन अगर आप बीटा वन यूज कर रहे हो, बीटा वन डी वाई के कोरिस्पॉन्डिंग आएगा, तो आपने यहाँ एक्स नहीं, यहाँ पे क्या रखोगे वाई, और बाकी का आंसर सेम लिखना है, एफ वन बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, ये सेम रहेगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, माइनस ऑफ गैमा टू अपॉन बीटा टू, ये भी लिख सकते हैं, गैमा टू अपॉन बीटा टू, और यहाँ पे फिर अगर बीटा टू यूज किया है तो डी वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग तो यहाँ वाई लिखोगे, एंड एफ टू यहाँ पे ये सेम बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई। क्लियर? अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मिक्स्ड भी लिख सकते हो, फिक्स्ड भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज देखो, मान लो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर बन रहे हैं वहां पे ये अल्फा वन की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब डीएक्स है ही नहीं, लीनियर फैक्टर्स बनाए हमने उसमें डीएक्स आ ही नहीं रहा, तो हम डीएक्स का कोफिशिएंट तो जीरो चूज कर लेंगे। अब अपॉन में अल्फा वन तो नहीं लिख सकते ना, अब अपॉन में अल्फा वन तो क्योंकि अल्फा वन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो फ्रैक्शन में हमने यहाँ जीरो नहीं लिख सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे डीएक्स होता ही नहीं है, डीएक्स का कोफिशिएंट जीरो है, तब हम यहाँ पे अल्फा वन नहीं लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ई रेज टू पावर माइनस गैमा वन अपॉन बीटा वन, ऐसे लिखेंगे, गैमा वन अपॉन बीटा वन, और दोनों ही एक साथ, ये कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होना चाहिए, तो डीएक्स और डीवाई तो होने ही चाहिए ना बीच में, कांस्टेंट अलग से, अकेला कांस्टेंट क्या करेगा यहाँ पे, फिर तो वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि टू ऑर्डर का है ना ये। ठीक है, तो सपोज अल्फा वन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम यहाँ पे अल्फा वन रख नहीं सकते, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि हम यहाँ पे बीटा वन रखेंगे, अगर बीटा वन रखा है तो यहाँ वाई रखना पड़ेगा, यहाँ पे वाई रखना पड़ेगा। और सेकंड सोल्यूशन में सपोज अल्फा टू है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस गैमा टू अपॉन अल्फा टू एक्स एफ टू बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई। तो मिक्स्ड भी सोल्यूशन लिखे जा सकते हैं कि यहाँ पे एक में वाई आ रहा हो और एक में एक्स आ रहा हो, वो डिपेंड करेगा, अगर अल्फा वन जीरो हुआ तो हम अल्फा वन तो लिख ही नहीं पाएंगे ना, फिर हम यहाँ पे बीटा वन लिखेंगे, बीटा वन और साथ में y लिखेंगे, ये एज इट इज। और सपोज यहाँ पे अल्फा टू बीटा टू गैमा टू है तो हम गैमा टू अपन अल्फा टू भी लिख सकते हो विद x, या फिर गैमा टू अपन बीटा टू भी लिख सकते हो विद y, ये आपके क्वेश्चन। अब ये दो टाइप्स हमारे पास बन गए, मतलब अगर लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो जाता है तो वो आपने ऐसे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। अब और कैसा केस बन सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि दोनों ही फैक्टर्स जो है वो सेम बन रहे हो,
आपने इसको मान लो ये इक्वेशन को आपने रिड्यूस किया है, इसके दोनों ही फैक्टर्स सेम बन जाते हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? देखो, अगर दोनों ही फैक्टर सेम है तो यहाँ पे अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई प्लस गैमा वन होगा, यहाँ पे भी अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई प्लस गैमा वन होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ये तो हमने लिखना ही लिखना है, ई रेस्ट पर माइनस गैमा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स। सपोज हमने ये तो लिख ही दिया, ये तो लिख ही दिया है ना, ये तो लिखेंगे हम, दोनों ही फैक्टर सेम है। अगर आप यहाँ बीटा में रखते हो तो साथ में वाई रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आप ये फंक्शन को दो बार लिखोगे ऐसे ही, एफ वन बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, यहाँ पे एफ टू बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई, सॉरी बीटा टू नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर फैक्टर ही सेम है तो वो बीटा वन एंड अल्फा वन ही रहेंगे। मैं ये बता रही हूँ अगर फैक्टर सेम हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई। ठीक है, अब लेकिन एक क्या करना है आपने, ये दोनों तो सेम ही लिख दिए हमने, है ना। अगर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हो तो आपने एक को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप यहाँ पे अल्फा वन यूज कर रहे हो। अगर आपने यहाँ पे लिखा है ई रेस्ट पर माइनस गैमा अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स, ये लिखा है, एक ही बार लिखना है, आप दो बार नहीं लिखने की जरूरत है उसको। यहाँ पे ये टू आर्बिट्रेरी फंक्शन आएंगे ही आएंगे, जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्रेरी फंक्शन सॉल्यूशन में रहेंगे ही रहेंगे। ऑर्डर टू है तो टू आर्बिट्रेरी फंक्शन हमने रखने हैं। देखो आप यहाँ पे ये देखोगे, अगर यहाँ पे x यूज किया ना, अल्फा वन यूज किया, तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्वियस है यहाँ पे x आएगा ही आएगा, तो आपने एक फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करना है। सपोज फैक्टर सेम आ रहे थे और आपने यहाँ पे बीटा वन रखा होता, तो अगर यहाँ पे गैमा वन अपॉन बीटा वन रखोगे तो यहाँ y रखोगे ना, बीटा वन के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ हमने y रखना है, तो आप यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों फंक्शन सेम लिखने हैं बट यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा कि हमने फैक्टर्स के कोरिस्पॉन्डिंग, अगर z का कोफिशिएंट लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन हमने कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये इक्वेशन बन रहा है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स डी वाई। इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में हमने रिड्यूस किया था, ये बन रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी एक्स डी वाई, देन प्लस डी वाई माइनस वन प्लस डी वाई माइनस वन आउटसाइड z इज इक्वल टू जीरो, ये बन रहा है। तो हमने देखना है क्या ये जो z का कोफिशिएंट है इसको हम लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर पा रहे हैं। देखो, अगर यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से हम dx कॉमन निकाल सकते हैं। सपोज हमने dx कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, dx माइनस यहाँ पे बचा क्या, dy, और यहाँ पे फिर बचा है dy माइनस वन। अब इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसे तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो हमने देखना है क्या टर्म्स को शफल करें, अगर हम क्या इसके फैक्टर्स फिर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। देखो, अगर हम dx स्क्वायर के साथ ये माइनस वन रख दे यहाँ पे, dx स्क्वायर माइनस वन, ये एज इट इज यहाँ पे रखा, और इसमें से अगर हम यहाँ पे इन दोनों टर्म से हम dy कॉमन निकाल पा रहे हैं, हमने माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया, dy भी, तो यहाँ पे कितना आएगा, dx माइनस वन, राइट। यहाँ से हमने ये दो टर्म से हमने माइनस डी वाई कॉमन निकाल लिया और डी एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक साथ लिखा। देखो बन जाएंगे ना फैक्टर्स। ये देखो, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला। ये माइनस ऑफ डी वाई डी एक्स माइनस वन हमने लिखा एज इट इज। तो यहाँ से dx माइनस वन एंड dx माइनस वन ये कॉमन आ रहा है, तो हम ये कॉमन निकाल लेते हैं। dx माइनस वन जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा क्या, dx प्लस वन, ये तो कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, माइनस ऑफ dy। तो ये फैक्टर्स नहीं बन गए, जो हमारा z का कोफिशिएंट था ये लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं हो गया। एक फैक्टर बन रहा है dx माइनस वन और सेकेंड फैक्टर बन रहा है dx माइनस dy प्लस वन आउटसाइड z इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये लीनियर फैक्टर किस फॉर्म के बन रहे हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, हमें कैसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, अल्फा वन dx। देखो कैसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं, मैंने आपको बताया था अल्फा वन dx, है ना। तो अल्फा वन की वैल्यू कितनी है, वन, बिकॉज dx का कोफिशिएंट वन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके आगे वन है ना, इसी फैक्टर को लिख रही हूँ मैं, अल्फा वन dx। और dy आप देख रहे हो यहाँ पे है नहीं, तो जो बीटा वन होगा, बीटा वन dy लिखते थे ना, बीटा वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जीरो है, ये गैमा वन हो गया, प्लस यहाँ पे होता है गैमा वन की वैल्यू माइनस वन है। ओके, एंड सेकेंड फैक्टर ये जो है वो देखो, बीटा टू सॉरी अल्फा टू dx
प्लस बीटा टू डी वाई प्लस गैमा टू होता है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा टू डी एक्स, अल्फा टू की वैल्यू तो 1 है, फिर डी एक्स का कोफिशिएंट है ना, प्लस यहाँ पे लिखना होता है बीटा टू डी वाई, तो बीटा टू की वैल्यू -1 है, यहाँ पे होता है प्लस गैमा टू की वैल्यू 1 है। बन गए ना, ये जो फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म के हैं, अल्फा वन डी एक्स प्लस बीटा वन डी वाई प्लस गैमा वन, और सेकंड फैक्टर अल्फा टू डी एक्स प्लस बीटा टू डी वाई प्लस गैमा टू इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। तो हमें पता है अगर हमारा z का कोफिशिएंट इक्वेशन में लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू क्या लिखना होता है, e रेज टू पावर माइनस ऑफ गैमा वन, ये है अल्फा वन बीटा वन गैमा वन, माइनस ऑफ गैमा वन अपॉन क्या लिखते हैं हम, अल्फा वन लिख सकते हैं बीटा वन लिख सकते हैं, लेकिन बीटा वन तो 0 है तो बीटा वन तो वैसे ही यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, गैमा वन अपॉन अल्फा वन, अल्फा वन की वैल्यू कितनी है 1, अगर अल्फा वन यूज किया है तो x आएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखे एफ वन, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, बीटा वन कितना है 0, बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई, अल्फा वन कितना है 1 इंटू वाई, ऐसे लिखवाया था सोल्यूशन, ये देखो है ना। ऐसे ही अब सेकंड फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो हम लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना होता है गैमा टू अपॉन अल्फा टू, गैमा टू कितना है 1 है, अपॉन अल्फा टू कितना है वो भी 1 है, अगर अल्फा टू यूज किया है तो एक्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे, एंड एफ टू यहाँ पे क्या लिखना होता है बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई, एंड बीटा टू कितना है -1, बीटा टू एक्स माइनस अल्फा वन वाई, अल्फा वन की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वाई, ये लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं, z इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ई रेस टू पावर एक्स होगा, और यहाँ पे एफ वन ऑफ 0x, ये तो 0 बन गया यानी -y आ रहा है ना, एफ वन ऑफ -y प्लस ई रेस टू पावर यहाँ पे -x आएगा, और ये बन गया एफ टू ऑफ -x -y, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन से कैसे डील करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज dx स्क्वायर, अच्छा हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखते, हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन इज कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल x स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर z ओवर कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल x माइनस कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हमें गिवन पीडीई को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट करते हैं डी एक्स स्क्वायर, जेड यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल वाई स्क्वायर को हम पुट करते हैं डी वाई स्क्वायर, कर्ल ओवर कर्ल एक्स को हम लिखते हैं डी एक्स, कर्ल ओवर कर्ल वाई को हम लिखते हैं डी वाई, और जेड हमने यहाँ से क्या किया कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जेड हमने आउटसाइड निकालना है। अब उसके बाद क्या देखना है, हमने देखना होता है कि जो z का कोफिशिएंट है क्या इसको हम लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे dx माइनस डी वाई दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। ये इसको अगर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने लिखा इसको dx प्लस डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई, इसको रिड्यूस कर लिया फर्स्ट टू टर्म्स को, और आगे क्या दिया हुआ है प्लस dx माइनस डी वाई, राइट, ये लिखा हमने, इसको ब्रेक कर लिया और ये एज इट इज जेड यहाँ पे
ऐसे ही पढ़े। अब dx माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ सकता है। ये हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा क्या, dx प्लस dy, और यहाँ पे ये तो कॉमन निकाल लिया तो +1 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये जो हमारा z का कोफिशिएंट था यहाँ पे, ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो गया है ना। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस टाइप के फैक्टर्स बन रहे हैं, किस टाइप के फैक्टर बन रहे हैं, देखो α1 dx प्लस β1 dy प्लस गामा 1 यहाँ पे 0 है ना। तो यहाँ पे α1 dx होता है, तो α1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। α1 dx प्लस यहाँ पे होता है β1 dy का कोफिशिएंट -1 है ना, तो β1 की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस गामा 1 होता है, गामा 1 यहाँ पे है नहीं कांस्टेंट, हम तो हम उसको 0 चूज कर लेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर को हमने ऐसे लिख दिया। सेकंड फैक्टर में ये β2 dx, तो β2 1 है, सॉरी α2 dx, α2 1 है, β2 dy, β2 की वैल्यू 1 है, प्लस गामा 2 की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 1 इंटू dx प्लस 1 इंटू dy प्लस 1 आउटसाइड z इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स बन गए, α1 β1 गामा 1 एंड दिस इज α2 β2 एंड दिस इज गामा 2। ओके, तो हमें पता है अगर हमारा z का कोफिशिएंट जो होता है वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है, तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इट्स जनरल सॉल्यूशन इज, कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, यहाँ पे हम लिखते हैं गामा 1 अपॉन α1। आप खुद देखो गामा 1 0/1 लिखोगे तो वो 0 ही होगा, है ना। 0/1 लिखोगे तो वो 0 ही होगा, गामा 1 अपॉन α1, और साथ में x लिखते हैं हम, है ना। 1 मैंने लिखा नहीं, वैसे भी अपॉन में 1 आ रहा है तो लिखो चाहे ना लिखो, है ना। f1 यहाँ पे हम लिखते हैं β1 x माइनस α1 y, β1 का वैल्यू कितना है, -1, β1 x माइनस α1 इज 1 प्लस सेकेंड फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लिखना है ई रेज टू पावर माइनस ऑफ, हम क्या लिखते हैं गामा 2 अपॉन α2, गामा 2 की वैल्यू 1 है, अपॉन α2 की वैल्यू भी 1 है, 1/1 ही रहेगा, साथ में क्या लिखना होता है, x लिखना होता है। f2 यहाँ पे हम लिखते हैं β2x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ β2, 1 ना, β2x माइनस α2y, α2 की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू वाई, दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ये e रेज टू पावर 0x तो 1 ही होगा, तो z कितना आ जाएगा, f1 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y प्लस e रेज टू पावर माइनस x f2 ऑफ x माइनस y। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड पे सबके 0 है। अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो हो यहाँ पे, और हमारा ये जो z का कोफिशिएंट है वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो रहा हो, और राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन हो, तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप के सॉल्यूशन कंटेन कर रहा होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन है, ठीक है, और जो नॉन जीरो फंक्शन होगा ना, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो नॉन जीरो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन जो है वो चेंज होगा, वैसे ही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो मेथड है वो चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां से क्लैरिटी होगी एक्चुअल में कि है क्या ये। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Question is find the general solution of the following partial differential equation, and partial differential equation हमें गिवन है dx plus dy, dx plus dy -2 outside z is equal to, राइट हैंड साइड पे हमें दिया गया है cos x plus 2y। क्या दिया गया है, cos x plus 2y। हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब आप देखो ये जो हमारा नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको पहले ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमें गिवन है ना, पहले ये dx dy की फॉर्म में गिवन है, इसमें सिंबॉलिक फॉर्म हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो नॉन जीरो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना है, कोस किस टाइप का फंक्शन है ये, कोस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म में है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन हो तो इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो उसका जो जनरल सॉल्यूशन बनता है वो टू सॉल्यूशन कंटेन करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही होता है कि गिवन पीडी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि जो z का कोफिशिएंट है क्या हम उसको लीनियर फैक्टर्स में लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में लिखा हुआ है। तो गिवन पीडी इज हियर, गिवन पीडी इज देखो dx प्लस dy ये हमें गिवन है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिया हुआ है और फैक्टर्स भी बन ही रहे हैं। ये स्टेटमेंट से ही हमें क्लियर हो गया। ओके, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किस फॉर्म के हैं, वही अल्फा वन डी एक्स बीटा वन डी वाई प्लस गैमा वन इस फॉर्म के है ना। इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म किस किस फॉर्म का, ये अल्फा वन डी एक्स, तो अल्फा वन की वैल्यू वन है, बीटा वन डी वाई बीटा वन की वैल्यू भी वन है, गैमा वन यहाँ पे है नहीं तो वो जीरो है। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर ऐसा बन गया। सेकंड फैक्टर, अल्फा वन की वैल्यू वन है, सॉरी अल्फा टू की वैल्यू वन है, बीटा टू की वैल्यू भी वन है एंड गैमा टू की वैल्यू माइनस टू है। तो ये टू लीनियर फैक्टर्स में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो गया। और राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया गया, कोस एक्स प्लस टू वाई। ठीक, तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन है तो टू सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं। पहला सोल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, देखो जब राइट हैंड साइड पे जीरो होता था तो हम जनरल सॉल्यूशन जो निकालते थे वही हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन काउंट होगा। जब राइट हैंड साइड पे जीरो होता था तो हम डायरेक्टली फैक्टर्स को देख के सॉल्यूशन लिखते थे ना, वही जनरल सॉल्यूशन होता था। अब अगर यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन है ना तो वो सॉल्यूशन जो हम फैक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग निकालते थे उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन काउंट करेंगे। ठीक है, सो फैक्टर्स अगर ऐसे बन रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज देखो कैसे लिखना है, अल्फा वन बीटा वन गैमा वन, अल्फा टू बीटा टू गैमा टू की वैल्यूज हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस गैमा वन अपॉन अल्फा वन इंटू एक्स, एफ वन ऑफ यहाँ पे लिखते हैं बीटा वन एक्स, बीटा वन की वैल्यू तो वन है, माइनस अल्फा वन वाई, देन प्लस सेकंड फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लिखते थे सोल्यूशन, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ गैमा टू अपॉन अल्फा टू विच इज वन इंटू एक्स, f2 of beta 2x, beta 2 is 1, beta 2x minus alpha 2y ऐसे लिखते थे। तो यही जो राइट हैंड साइड पे जब जीरो होता था तो वो पीडी के कोरस्पॉन्डिंग जो हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे होते थे वही सॉल्यूशन को हम काउंट करेंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो टर्म हमारे पास नॉन जीरो फंक्शन पड़ा है। सो देयरफॉर दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, ये हमने निकाल लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है ई रेज टू पावर जीरो तो वन ही होता है, तो हम इसको लिख देंगे एफ वन एक्स माइनस वाई, एफ वन एक्स माइनस वाई प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई रेज टू पावर टू एक्स एफ टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और मैंने ये भी बताया है पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी e की पावर में पड़ा है कोई फंक्शन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर अलजेब्राइक फंक्शन है। तो जैसे जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फंक्शंस चेंज होंगे वैसे वैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड चेंज होता है। तो हम फर्स्ट मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी कैसा,
साइन हो यहाँ पे साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो या फिर कोस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ दो फंक्शंस के लिए बता रही हूँ मैं, कोस हो यहाँ पे या फिर साइन हो, और यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन हो अल्फा एक्स प्लस बीटा बीटा वाई, ठीक है। सो चलिए अब फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लिखते हैं 1 अपॉन, हमेशा क्या लिखना है, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड, जो भी जेड का कोफिशिएंट है वो हमने यहाँ पे रखना है। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड हियर, dx प्लस dy, क्या है, dx प्लस dy dx प्लस dy -2 dx, सॉरी, dx प्लस dy -2, ये था हमारा जो z का कोफिशिएंट था ना, ये रखना होता है हमेशा। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हो तो रखोगे 1 अपॉन जो भी z का कोफिशिएंट होगा, और साथ में इनटू में यहाँ पे क्या रखना है, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा विच इज cos x प्लस 2y, तो हम यहाँ पे रखेंगे cos x प्लस 2y, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड पे अगर देखो, दो फंक्शंस के लिए बता रही हूँ, अगर cos अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस टाइप का फंक्शन है राइट हैंड साइड पे, या फिर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस टाइप का फंक्शन है, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम पुट करते हैं डी एक्स स्क्वेयर, जहां भी हमें ये डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वेयर दिखाई देगा उसको हम पुट करेंगे माइनस अल्फा स्क्वेयर, जहां भी हमें डी वाई स्क्वेयर दिखाई देगा उसको हमें पुट करना है माइनस ऑफ बीटा स्क्वेयर। अगर प्रोडक्ट टर्म दिखाई दे रही है डी एक्स डी वाई, तो हम उसको पुट करेंगे माइनस ऑफ अल्फा बीटा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये मेथड भी तब तक वर्क करता है अगर डिनोमिनेटर, अगर ये वैल्यूज पुट करने के बाद डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना बन रहा हो, नॉन जीरो आना चाहिए। अगर जीरो बन जाता है ये वैल्यूज पुट करने के यहाँ पे, तो वो केस ऑफ फेलियर बन जाता है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सॉल्व होगा, ठीक है। 1 अपॉन, अब हमने तो डी एक्स स्क्र डी वाई स्क्र को पुट करना है, अगर यहाँ पे साइन हो या फिर कोस हो, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्र डी वाई स्क्र तो दिखाई दे नहीं रहा, तो हम इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिखेंगी वैसी टर्म्स, डी एक्स स्क्र, यहाँ पे कितना आएगा डी एक्स डी वाई, देन माइनस ऑफ 2 dx, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे डी वाई डी एक्स, एंड दिस इज डी वाई स्क्र एंड माइनस ऑफ 2 dy, साथ में ये एज इट इज रहेगा cos x प्लस 2y, ठीक। अब ये टर्म्स को पहले कंबाइन कर लेते हैं, अगर कुछ टर्म्स कंबाइन हो रही हैं, डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आएगा डी वाई स्क्वेयर, डी एक्स डी वाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स डी एक्स डी वाई, और यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ 2 dx माइनस ऑफ 2 dy, और साथ में यहाँ पे क्या है cos x प्लस 2y। तो पुट कर देते हैं, देखो जहां भी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे होगे, अगर यहाँ पे फंक्शन जो पड़ा है वो cos अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई या फिर sin अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है, तो आपने ये सब्स्टिट्यूशंस करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे पुट क्या करना है, हमें पहले लिख लेते हैं ना, हमें पुट क्या करना है, ये लिख लेते हैं, देखो डी एक्स स्क्वेयर को पुट करना है हमने माइनस ऑफ अल्फा स्क्वेयर, देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो अल्फा की वैल्यू तो 1 है ना, माइनस अल्फा स्क्वेयर तो -1 पुट करेंगे। डी वाई स्क्वेयर को पुट करना होता है माइनस ऑफ बीटा स्क्वेयर, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, बीटा की वैल्यू 2 है तो -4 पुट करना पड़ेगा। dx dy को पुट करते हैं माइनस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2 है, तो यानी हमने dx dy को -2 पुट करना है यहाँ पे, यहाँ तो पुट कर देते हैं 1 अपॉन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को -1 पुट करना है, डी वाई स्क्वेयर को -4 पुट करना है, dx dy को -2 पुट करना है। dx dy के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है इंटू कोस x प्लस 2y, ठीक है। अब ये बन रहा है -4 -4 -1, -4 इज -8, -8 -1 इज -9। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल रहे थे, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, ये तो बन गया -9, और यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ 2 dx माइनस ऑफ 2 dy
इंटू कोस एक्स प्लस 2y, ये बन गया। ठीक है, अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना हमने। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल रहे थे, अगर हम वहां से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 2 dx प्लस 2 dy प्लस 9, 2 dx प्लस 2 dy प्लस 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है, कोस x प्लस 2y, ये आ रहा है। इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, अब फिर से अगर मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे कोस हो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो हमने डी एक्स स्क्वायर को ही पुट करना है और डी वाई स्क्वायर को या प्रोडक्ट टर्म को पुट करना है। अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर या प्रोडक्ट टर्म से रिलेटेड तो टर्म्स है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें। अब इस केस में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। देखो रैशनलाइज हम इसको कैसे कर लेंगे, माइनस एज इट इज लिखा है यहाँ पे है 2 dx प्लस 2 dy प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं एक टर्म से, 2 dx प्लस 2 dy माइनस 9 से, और इसी से हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं, 2 dx प्लस 2 dy माइनस 9। ठीक है, हमने इससे रैशनलाइज कर दिया, और यहाँ पे ये कोस x प्लस 2y एज इट इज है। हमें यहाँ पे पुट करने के लिए डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर ऐसी टर्म्स चाहिए ना, वो बन नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज लिख देंगे हम, माइनस ऑफ 2 dx प्लस 2 dy माइनस 9 ऑफ कोस x प्लस 2y, ये तो एज इट इज अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 dx 2 dy प्लस 9 है, ये 2 dx dy माइनस 9 है, तो ये ऐसा नहीं बन गया, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, ये 2 dx प्लस 2 dy माइनस 9, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है, अगर हम इसका ये फॉर्मूला ओपन कर दे, पहले तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालोगे तो 4 आउटसाइड आएगा, और यहाँ पे बचा क्या फिर, dx प्लस dy द स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2 dx dy, और आउटसाइड क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ 81, और यहाँ पे cos x प्लस 2y। और फिर से हमें देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स दिख रही है ना, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, तो हमें पुट क्या करना होता है, डी एक्स स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, डी वाई स्क्वायर को माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू 4 है, एंड डी एक्स डी वाई को हमें पुट करना होता है माइनस ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो अल्फा बीटा कितना होगा, -2, तो हमें डी एक्स स्क्वायर को यहाँ -1 पुट करना है, डी वाई स्क्वायर को -4 पुट करना है, डी एक्स डी वाई को -2 पुट करना है। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कैसा बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 dx प्लस 2 dy माइनस 9, ये पड़ा है, अपॉन, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है हमारा डी एक्स स्क्वायर, इसको हम -1 पुट करने वाले हैं, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -4, आउटसाइड तो 4 पहले ही पड़ा है, यहाँ पे आ रहा है -1 -4, एंड dx dy को -2 पुट कर रहे हैं, -2 यहाँ पे पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, -4, और यहाँ पे कितना पड़ा है, माइनस ऑफ 81, एंड यहाँ पे है cos x प्लस 2y। ठीक है, यही बन रहा है। ओके, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे आएगा 2 dx प्लस 2 dy माइनस ऑफ 9 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, -4 इज -8, -8 -1 इज -9, माइनस, ये टोटल -9 बन रहा है, -9 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो माइनस ऑफ 36 -81, दिस इज cos x प्लस 2y। ठीक है, ये नेगेटिव अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 107, और माइनस का आएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 2 dx प्लस 2 dy माइनस ऑफ 9 इंटू
cos x प्लस 2y। अब देखो डिनोमिनेटर में कोई भी dx या dy से रिलेटेड टर्म नहीं बचा है, अब सॉल्व हो गया है ना। डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होती हैं वहां पे हमेशा हमें dx स्क्वायर dy स्क्वायर बनाना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में पढ़ा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में बचा था ना, ये देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में टर्म्स बच रही थी तो हमें इसको dx स्क्वायर dy स्क्वायर बनाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं बचा dx dy से रिलेटेड। अब तो सिंपल है क्वेश्चन, देखो dx का मतलब क्या है, dx हमने किसको पुट किया था, dx पुट किया था हमने कर्ल बाय कर्ल x को, dy किसको पुट किया था, कर्ल बाय कर्ल y को। तो dx मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे ये 1/117। अब ये 2 dx, देखो 2 dx, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, cos x प्लस 2 dy, x प्लस 2y प्लस 2 dy, इस पे अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 dy ऑफ cos x प्लस 2y, -9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो -9 cos x प्लस 2y। ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 1/117। dx मीन्स हमें ये फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो कर दो डेरिवेटिव। कितना होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x प्लस 2y। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो यहाँ पे x का 1 होगा, y का 0 होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आएगा -2 साइन x प्लस 2y, बिकॉज हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 0 होगा, y का 2y का 2 भी तो होगा, यहाँ पे एक 2 आएगा, वो 2 और ये वाला 2 मिलके ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे -4 आएगा। एंड दिस टर्म, ये तो हम एज इट इज ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव है ही नहीं। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर हम 1/117 -2 sin x प्लस 2y -4 sin x2 प्लस y, दिस इज -6 sin x प्लस 2y -9 cos x प्लस 2y, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब यहाँ से आप देख रहे हो -3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, वैसे तो आंसर आ ही गया, यही हमारा आंसर है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -3, हमने वो ब्रैकेट से कॉमन निकाला, यहाँ पे आ रहा है 117। एंड यहाँ पे अगर हमने -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे आएगा 2 साइन एक्स प्लस 2y, यहाँ पे आएगा +3 cos x प्लस 2y, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन x प्लस 2y, और यहाँ पे आ रहा है +3 cos x प्लस 2y, राइट। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 2 3 9 ज़ा 27, तो यार है -1/39, और यहाँ पे कितना आ गया 2 साइन x प्लस 2y प्लस 3 cos x प्लस 2y। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमें फाइंड करना था जनरल सॉल्यूशन। मैंने बताया था अगर राइट हैंड साइड पे कोई नॉन जीरो फंक्शन पड़ा है तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो 2 सॉल्यूशन कंटेन करता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड किया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा था, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, f1 x माइनस y, f1 x माइनस y प्लस e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x, यही है ना, e raised to power 2x f2 x minus 2y, f2 x minus y। यहाँ +2 है ना, देन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का पुट कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -1/39, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम आंसर इसका, यहाँ पे लिख देते हैं -1/39 2 टाइम्स साइन x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स cos x plus 2y. So this is required जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये मेथड, ये सब्स्टिट्यूशंस जो हमने यहाँ पे की हैं, ये हमने तब ही कर दी है अगर राइट हैंड साइड पे कोस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो, या फिर राइट हैंड साइड पे साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो। इस टाइप के अगर राइट हैंड साइड पे फंक्शंस हैं तो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल इस मेथड से निकालना है, जैसे हमने ये क्वेश्चन में किया है। अब आई होप
जब भी राइट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से साइन एंड कोस आपको गिवन होगा और तो आप ऐसे क्वेश्चन से अब डील कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।